जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर बात करना पहले बनता है। अब कोई क्लैरिटी यहाँ पर मिल नहीं रही है। भले ही यहाँ पर हमले नहीं हो रहे हैं, गोले बारूद दागे नहीं जा रहे हो, लेकिन जुबानी जंग चल रही है। ट्रंप साहब अपने वही वही बातों को, कमेंट्स को रिसाइकिल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ईरान है वो बैकआउट होने के मूड में नहीं दिख रहा है। सर, अब क्या लग रहा है, ये जियोपॉलिटिकल तनाव है, कब तक चलेगा और इसका रेलेवेंस कब तक रहेगा हमारे मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए? सर, ये समझाएं। नेहा जी, पहले तो धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा जी, मेरा ईरान को लेके कोई एक्सपर्टीज नहीं है। जरा मेरा जो सरनेम है वही ईरानी है, बस, और कुछ नहीं। वो मैं अनिल जी का हमेशा बोलता हूँ। बट एनीवे, ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। देखिए, एक चीज ऑब्वियस है, जो यूएस अभी सिर्फ अपनी जबान से ही गोलियां दाग रहा है। कोई असला नहीं बचा उनके पास वहां पे डालने को। तो हमें यही लग रहा है कि उनको भी अभी पता चल गया है कि कुछ करके फायदा नहीं है। थोड़ा आप नेगोशिएट कीजिए, जितना निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। लेकिन ईरान अपनी जगह पे डटा हुआ है। प्रॉब्लम है होर्मुज स्ट्रेट का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो वो खुलता है, लाइक आज ही मैंने पढ़ रहा था कि नॉर्मली 130 140 शिपें पास होती है वहां से, कल सिर्फ 13 शिपें पास हुई है। मतलब ऑलमोस्ट 10% रह गया सिर्फ उसमें ट्रांजिट पॉइंट। अभी वो अगर जो सॉर्ट आउट होता है, तो आप सोचिए कि जो क्रूड का भाव आज की तारीख में आपको दिख रहा है, एक्चुअली इतना नहीं होना चाहिए। क्रूड और ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्लैरिटी यही है कि एक बार ये सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद आप ही ने जो अभी उसके पहले भी बोला था कि ओपेक भी डिमांड कम वो सोच रहा है ये साल। हमें ये लग रहा है कि क्रूड जोरों का नीचे आ जाएगा। अभी ये कब सॉर्ट आउट होगा, क्या होगा, हमें ये लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि शायद एक आध महीने में हो जाना चाहिए जो होना था। क्योंकि वहां पे भी मिड टर्म इलेक्शन है यूएस में, और उनको बहुत ही चिंता होगी अगर जो क्रूड उनका ये लेवल पे रहेगा तो। क्योंकि $4 से ऊपर अगर जो उनका पर गैलन का रिटेल प्राइस हो गया वहां पे गैसोलीन का, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है मिड टर्म्स में। तो आई थिंक वहां पे भी प्रेशर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक दो महीने से ज्यादा चलेगा। लेकिन जब भी ये हुआ, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बढ़िया खबर होगी। क्योंकि हम 5 मिलियन बैरल्स रोज के इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी। फॉर्चुनेटली रुपया इतना रिएक्ट नहीं किया है, क्योंकि FCNR 20 हमारे पास काफी अभी जमा हो रहे हैं आरबीआई की जो नई स्कीम थी उसके चलते। तो हमें लग रहा है कि प्रेशर अभी ऑफ हो गया हमारे लिए, लेकिन नीचे आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। ओके सर, दूसरा फैक्टर हमारे मार्केट्स के लिए है FIIs। अब हमने देखा है कि जो बड़े पैमाने पर 10, 15, 20 हजार करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिलती थी, अब उस दौर से हम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या वाकई में निकल चुके हैं, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और अब इनकी खरीदारी का मन लौटेगा? और अगर हाँ, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सेकेंड हाफ में? सो नेहा जी, एक्चुअली ये जो बदलाव आया है एफपीआई का, वो कोई मन का बदलाव नहीं है। उन्होंने हमारे रिजल्ट देखे हैं। उन्होंने देखा कि मार्च का क्वार्टर हम ये सोच रहे थे, मतलब वो लोग ये सोच रहे थे कि बहुत खराब होगा, उसमें भी हमने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई। एटलीस्ट हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसमें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ थी। और ये जून का क्वार्टर, अभी यही सोच के बैठे थे कि शायद जून खराब हो जाए उनके लिए। क्योंकि यही सोच के बैठे थे कि लार्ज कॉस्ट इन्वेंट्री वगैरह जून में हिट होगी, तो इसलिए। लेकिन जून के नंबर भी हमारे अच्छे ही आए हैं। आई थिंक ये सब देख के हमारा जो आउट परफॉर्मेंस है वो चालू हुआ है अभी विज़ावी ग्लोबल मार्केट्स। जून में थोड़ा हुआ था। अगर जो जून महीना देखें तो हमने तब से चालू किया था, लेकिन जून में मेनली इसलिए हुआ था क्योंकि बाकी सारे मार्केट गिर गए थे। इंडिया ने इतना बढ़िया नहीं किया था, पर दूसरे गिर गए थे, इसलिए हम अच्छे लग रहे थे। लेकिन जुलाई में एक्चुअली पहली बारी हमने रीजन ही आउट परफॉर्म नहीं किया, पर ऑल्सो एमर्जिंग पूरा मार्केट आउट परफॉर्म किया। हमने वर्ल्ड इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी ये एफपीआई जरा समझ गए हैं कि इंडिया में ना रहने से शायद उनकी जो रिटर्न है कम हो सकती है। इसलिए एटलीस्ट बिचवाली तो उनकी है जो कम हुई है। अभी खरीदना वगैरह बड़े पैमाने पे तभी चालू होगा जब शायद हमारी आउट परफॉर्मेंस सस्टेन रहेगी। तो अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट सेलिंग जो एक प्रेशर क्रिएट करती थी हमारे पर, वो बंद हो गई है। खरीदारी भी हुई है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे हुई है। पर बड़े पैमाने के लिए या तो हमें थोड़ा स्वीटनर डालना पड़ेगा उनको, या तो हमारा जो पैसिव इंडेक्स जो पार्टिसिपेंट्स है ग्लोबली, वो बड़े पैमाने पे इंडिया आए तो। लेकिन हमें नहीं लग रहा वो होगा आज की तारीख में, क्योंकि लार्ज कैप के जो रिजल्ट है वो इतने बढ़िया नहीं है।
और ये सब लार्ज कैप ही, पैसे वाले लार्ज कैप ही ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए वो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। पर एफपीआई आ गए वापस छोटे पैमाने पे। तो सर क्या करें फिर, तब तक स्मॉल मिड कैप्स पे फोकस करें अगर आपको लार्ज कैप्स इतना इम्प्रेस नहीं कर रहे तो? जी बिल्कुल, एक्चुअली आप रिजल्ट ये क्वार्टर के भी देखेंगे तो लार्ज कैप इतने इंप्रेसिव नहीं थे। ऑयल एंड गैस, क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो पूरा जो कोहोर्ट है, मतलब जो जो कंपोज करता है लार्ज कैप इंडेक्स को, वो है ही जरा ढीला पड़ रहा है। आप आईटी सेक्टर है, एक बड़ा चंक है वहां पे। एफएमसीजी सेक्टर बड़ा चंक है। बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर काफी बड़ा चंक है। फिर कमोडिटीज प्लेयर्स है वहां पे, जो ये इसको चलते, लड़ाई को चलते बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो वहां पे मुझे लगता है कि 3-4 क्वार्टर की वेट होनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली जिस हिसाब से जो मिड कैप स्मॉल कैप ने दिखाया है, आप ऑलवेज बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन भी तो उनके बहुत हाई है, लेकिन वैल्यूएशन स्टैंड लोन आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसिव ही दिखेंगे। नॉर्मली वैल्यूएशन हम देखते हैं विद ग्रोथ। तो अगर जो ग्रोथ देख के आप देखेंगे तो ये दो जो सेगमेंट है इसी में ग्रोथ है। और अगर जो आप वैल्यूएशन को ग्रोथ से डिस्काउंट करेंगे, जो हम प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ बोलते हैं, पीजी रेशियो बोलते हैं, उसमें फिर लार्ज कैप सबसे एक्सपेंसिव हो जाता है। और मिड कैप थोड़ा, स्मॉल कैप तो सबसे सस्ता हो जाता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव स्मॉल कैप से मिड कैप होता है। तो इसलिए हमें बहुत कोई शंका नहीं कि हम अभी फोकस इसी पे कर रखेंगे। लार्ज कैप को बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं। ओके। इंडियन मार्केट में आज का दिन तो इतना नेगेटिव देखने को नहीं मिला। शुरुआत में लग रहा था कि कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो रिकवरी आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। जैसा कल देखने को मिला था वैसा ही आज भी देखने को मिला है। निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी इंडियन मार्केट में दिखाई दी है, लेकिन वो जो तेज़ी हम मान के चल रहे थे वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। उसके लिए बाज़ार को 24,470 500 तक का जो ब्रेकआउट है वो देना आवश्यक है। उसके बाद ही बाज़ार 24,800 और 25,000 तक की रैली दिखाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस प्रकार से दिखाई देती हैं और बाज़ार में किस प्रकार से इंडियन मार्केट की तरफ से एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाई देता है। चीज़ें तो धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन बाज़ारों का मूड माहौल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव ही बाज़ार का मूड माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि चीज़ें इंडियन मार्केट के पक्ष में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि एफआईआई की वापसी भी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1.5 सालों से इंडियन मार्केट में एफआईआई की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी दिखने को मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो आंकड़ा नीचे की तरफ, मतलब सेलिंग से पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया है। अब पॉजिटिव से यदि बाइंग का आंकड़ा दिखाई देगा फिर इंडियन मार्केट को कोई नहीं रोक सकता है एक बड़ी तेज़ी को लेकर, क्योंकि यदि इंडियन मार्केट में बड़ी रैली आती है तो वहाँ से बाज़ार की स्थिति काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और अब की बार जो बाज़ार की तेज़ी आएगी वो आएगी 30,000 वाली तेज़ी, और 30,000 वाली तेज़ी यदि आती है तो इंडियन मार्केट में आप समझ भी नहीं सकते हो कि इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स का कितना पैसा बनेगा। क्योंकि आप पिछले 1 से 1.5 साल का आंकड़ा देखोगे तो ये आंकड़ा काफ़ी नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लोगों का पैसा कहीं ना कहीं एक लॉस के रूप में ही देखा जा सकता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से जो रैली होगी वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। फ़िलहाल क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। $90 के नीचे तो है, लेकिन $90 के लगभग ही क्रूड ऑयल बना हुआ है। अब जब तक $90 से नीचे, $70 से नीचे बाज़ार नहीं आता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि क्रूड ऑयल $100 के ऊपर जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी, क्योंकि $100 के ऊपर क्रूड ऑयल गया नहीं कि रुपये में वीकनेस देखने को मिली नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलेगा। फ़िलहाल बात करें निफ्टी की कल के लिए तो 24,450 पार होते ही आपको 24,500 और फिर 650 तक के लेवल्स जल्द दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें बाज़ार की तरफ से तो कोई ऐसी खबर भी नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट की तरफ से आ सकती है। बस ग्लोबली संकेत जब तक पॉजिटिव नहीं होते हैं तब तक इंडियन मार्केट की तरफ से कोई भी ऐसे संकेत नहीं है जिससे इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट भी दिखाई दे। अब देखना होगा कि फाइनली इंडियन मार्केट में कब जाके वो रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चर के पीछे कई चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट को पीछे धकेल सकती हैं। उनमें सबसे बड़ा रीज़न तो मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट की तरफ से जो ग्लोबली संकेत है वो काफ़ी नेगेटिव है। अब यदि ग्लोबली संकेत पॉजिटिव होंगे तब जाके ही इंडियन मार्केट में बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को मिलेगी। और ग्लोबली संकेत का अभी पता भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं उतनी बेहतर देखने को नहीं मिल रही हैं। हार्मोज को लेकर संकट इंडियन मार्केट में पहले से ही बना हुआ था और अब कोई ऐसा निष्कर्ष पे बाज़ार जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है।
निष्कर्ष जब तक नहीं निकलेगा बाजार का, तब तक कोई भी बड़ी रैली की संभावनाएं बाजार की तरफ से दिखाई नहीं देगी। देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।